सन 1882 ईस्वी के पश्चात शिक्षा संस्थाओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि तो अवश्य हुई, परंतु शिक्षा का स्तर उत्तरोत्तर निम्नतर होता गया, क्योंकि अधिकांश संस्थाएं भारतीयों के हाथ में थीं और उनके पास इतना धन न था कि वे उनका संचालन सुव्यवस्थित रूप में कर सकें। विद्यालयों के पास अपने भवन भी न थे और न वे इतनी शीघ्रता से बनवाए ही जा सकते थे। इसके अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों और योग्य अध्यापकों का भी अभाव था। सन 1888 ईस्वी में एल्बर्ट ने कहा था कि कॉलेज की शिक्षा तो अवश्य बढ़ रही है, परंतु मानदंड गिरता जा रहा है। उस समय शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यह था कि रटने की प्रथा प्रचलित हो गई और पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देने की प्रथा छात्रों में प्रचलित हो चली थी। सन 1886 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस संबंध में कहा था कि आज हम भारतीयों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो उनके मानसिक शक्तियों का विकास तो आवश्यक करती है, परंतु इस प्रकार की शिक्षा के अनुकूल व्यवसाय देश में बिल्कुल नहीं है। अतः इससे वे पूरा लाभ न उठा सकेंगे। सन 1902 ईस्वी में भारतीय विद्यालय आयोग ने कहा था कि अब भारतीय विश्वविद्यालयों का सबसे बड़ा दोष यह है कि शिक्षण परीक्षा के अनुसार होता है, न कि परीक्षा शिक्षण के अनुसार। आइए एक नजर इस काल की शिक्षा प्रगति पर डालते हैं। प्राथमिक शिक्षा लॉर्ड रिपन ने इंग्लैंड की काउंटी काउंसिल के आधार पर भारत के नगरों के लिए नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला परिषदों का निर्माण कराया था। शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को ऐसी ही संस्थाओं के अंतर्गत रखने की सिफारिश की थी। अतः प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दिया गया। इस प्रबंध से उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। देशी पाठशालाएं भी इन्हीं स्थानीय संस्थाओं के प्रबंध के अंतर्गत रखी गई, परंतु 1882 ईस्वी के पश्चात देशी पाठशालाएं धीरे धीरे क्षीण होती गई। 1902 ईस्वी के लगभग इनकी मंद मंद टिमटिमाती ज्योति ही अवशिष्ट रह गईं, जो नहीं के बराबर ही थी। अधिकतर प्रांतों में इनको प्रोत्साहन न मिला और इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। कुछ प्रांतों में ये पाठशालाएं राजकीय विद्यालयों में शामिल कर दी गईं। इस प्रकार 1902 के पश्चात इनके दर्शन नहीं होते। स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों और कर्तव्यों को लिखकर एक कोड बना दिया गया था और उन्हें उनका पालन करना आवश्यक था। इन नियमों के साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने के नियम भी बना दिए गए और उसके अनुसार उनको आय केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च की जा सकती थी। प्रांतीय सरकारें नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को सहायता देती थी। इस संबंध में बंबई सबसे आगे रहा। उसने व्यय का आधा भाग देना स्वीकार किया था। मद्रास ने संपूर्ण आय का केवल 5% शिक्षा पर व्यय करने का आदेश दिया। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा तथा पंजाब आदि प्रांतों ने भी ऐसे ही नियम बनाए थे। आयोग ने सभी प्रांतों में शिक्षा अनुदान के नियमों में काफी सुधार कर दिया था और इन सुधारों के फलस्वरूप अनुदान के नियम प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक अनुकूल हो गए थे। सन 1902 में प्राथमिक शिक्षा पर स्थानीय संस्थाओं का व्यय 46 लाख था, जबकि सन 1882 में केवल 24 लाख ही था। यद्यपि आयोग ने सरकार को प्राथमिक शिक्षा संबंधी व्यय के भार को वहन करने का प्रस्ताव रखा था, तथापि उनको राजकीय सहायता नाम मात्र को हो मिलती रही। सन 1882 ईस्वी से सन 1902 ईस्वी की अवधि में सरकारी खर्च में केवल 15 लाख रुपए ही बढ़े थे। इस प्रकार राजकीय अनुदान के अभाव के कारण स्थानीय संस्थाओं को अपने ही ऊपर निर्भर रहना पड़ा। अतः उनकी विशेष उन्नति न हो सकी, क्योंकि इन संस्थाओं के पास पर्याप्त साधन न थे। इस अवधि में विद्यालयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई।
सन 1871 से 1886 तक की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20 लाख की वृद्धि हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक दूर दूर देहातों में भी प्रारंभिक विद्यालय स्थापित हो चुके थे, परंतु इस समय एक विशेषता यह रही कि केवल अच्छे विद्यालय ही जीवित रह सके। शेष सभी इस संघर्ष से टक्कर न ले सके और अपना अस्तित्व खो बैठे। शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को देखकर प्राइमरी शिक्षा की प्रगति को बड़ी आशा हुई थी, परंतु उसमें कोई विशेष उन्नति न हुई। हाँ, माध्यमिक शिक्षा में तीव्र प्रगति हुई। इसका श्रेय शिक्षा विभाग को है। व्यावसायिक शिक्षा के विचार से आयोग ने हाई स्कूलों को 2 भागों में बांटा था। इसमें प्रथम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए विद्यार्थी तैयार करना और दूसरे का अर्थ जीवनोपयोगी व्यावसायिक शिक्षा देना था। परंतु दूसरा सुझाव अधिक प्रचलित न हो सका, क्योंकि उस समय शिक्षा का उद्देश्य लोग नौकरी और सम्मान पाना ही समझते थे। सन 1882 ईस्वी के पश्चात सभी प्रांतों में माध्यमिक विद्यालयों के व्यावसायिक शिक्षा विभाग का निर्माण किया गया था, परंतु इन विभागों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम थी। सन 1902 ईस्वी तक प्रथम कोर्स में शिक्षा ग्रहण करने वाले 2000 छात्र थे। अतः स्पष्ट है कि उस समय तक लोगों का झुकाव व्यावसायिक शिक्षा के प्रति नहीं हुआ था। फिर भी सन 1888 ईस्वी में मद्रास में टेक्निकल पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया था। सन 1897 ईस्वी में बंबई में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा प्रारंभ कर दी गई थी। बंबई के स्कूल के फाइनल कोर्स में अर्थशास्त्र, कृषि, मैनुअल ट्रेनिंग तथा भौतिक विज्ञान आदि भी पाठ्यक्रम में प्रारंभ कर दिए गए थे। इस कोर्स को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरी में जाने वालों के लिए यह कोर्स आवश्यक कर दिया गया था। इलाहाबाद में भी सन 1894 ईस्वी से स्कूल फाइनल परीक्षा होने लगी। सन 1900 ईस्वी में बंगाल में इंजीनियर तथा अन्य ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों के तैयार करने के लिए व्यवस्था की गई तथा इसी प्रकार पंजाब विश्वविद्यालय ने भी वाणिज्य, व्यवसाय तथा लिपिकों की शिक्षा प्रारंभ कर दिया। यद्यपि लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम को लागू कर दिया, तथापि इसमें विशेष प्रगति न हुई। माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में माध्यम के संबंध में कमीशन ने अंग्रेजी का पक्ष लिया। अंग्रेजी की तूली बोलने लगी और एकमात्र अंग्रेजी का अध्यापन ही शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य प्रतीत होने लगा। अंग्रेजी विदेशी भाषा थी, अतः उसके सीखने के लिए पर्याप्त परिश्रम और समय की आवश्यकता थी और बिना सीखे कार्य भी नहीं चल सकता था। सन 1882 ईस्वी में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3916 थी। सन 1902 ईस्वी में स्कूलों की संख्या 5124 पहुंच गई। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की तीव्र प्रगति के कारण कॉलेजों में भी विकास स्वाभाविक था। माध्यमिक शिक्षालयों से निकले छात्र कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उच्च पद शिक्षा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। आयोग ने वैयक्तिक संस्था को प्रोत्साहित किया था। परिणामतः ऐसे विद्यालयों की संख्या मिशनरियों के विद्यालयों में काफी बढ़ गई। सन 1902 ईस्वी में भारतीयों द्वारा संचालित कॉलेजों की संख्या 42 थी और ईसाइयों द्वारा संचालित केवल 37 विद्यालय थे। सन 1902 ईस्वी में भारतवर्ष में कुल 191 कॉलेज थे, जिनमें 145 कला कॉलेज, 30 कानून कॉलेज, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 शिक्षण शास्त्र, 4 औषधि विज्ञान और 3 कृषि शिक्षा प्रदान करते थे। 12 कॉलेज स्त्री शिक्षा के लिए भी थे। जिस समय उच्च शिक्षा क्षेत्र में भारतवर्ष तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, उसी समय सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की नींव पड़ी और शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का विशेष स्थान हो गया। अंग्रेजी पढ़कर लोगों ने बेकन, मिल्टन, लॉक, वर्ड्सवर्थ और बायरन आदि के विचारों का अध्ययन किया था और अब उनके मस्तिष्क में स्वतंत्रता की भावनाओं का संचार हो चुका था। अब उनमें आत्मसमर्पण और आत्मत्याग के उच्च आदर्श भर चुके थे।
वे भारत की दशा पर विक्षुब्ध थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में भारतीय शिक्षा पद्धति पर नए विचारों ने अपना पूर्ण प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा का रूप काफी प्रगतिशील बन गया। अब भारतीय समझ चुके थे कि भारतीयों का कल्याण शिक्षा द्वारा ही हो सकता है और यह कार्य के स्वयं ही कर सकते हैं। इस क्षेत्र में सर R.P. परांजपे का नाम सर्वप्रथम है। इस प्रकार राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और योग्य तथा कर्मठ व्यक्तियों ने अनेक कॉलेजों का संचालन अपने हाथों में ले लिया था। सन 1870 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, त्रिप्लंकर और आयंगर ने अनेक प्रयत्न करके पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी तथा कलकत्ता के रिपन कॉलेज का संचालन सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने हाथ में ले लिया था। भारत के जीर्णोद्धार में स्वामी दयानंद का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके देश के समस्त सामाजिक एवं धार्मिक दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। इन्होंने समय का अध्ययन किया था और अनुभव कर लिया था कि भारत का कल्याण शिक्षा द्वारा ही संभव है। अतः इन्होंने देश के कोने कोने में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का दृढ़ संकल्प किया। लाहौर में सन 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का निर्माण करके आर्य समाज ने उत्तरी भारत में प्राण फूंक दिए। इसी प्रकार अन्य कॉलेजों की स्थापना हुई। आज भी भारत के लगभग सभी बड़े बड़े नगरों में एक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज अवश्य दिखाई पड़ेगा। सन 1868 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का शिलान्यास किया। आगे चलकर यह कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया और आज आकार की दृष्टि में यह एशिया में सर्वप्रथम माना जाता है। देश के कर्मठ नेता महामना मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को विश्वविख्यात बनाने में कोई कसर न उठा रखी। उनका विचार था कि यह विश्वविद्यालय देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों के धुरंधर विद्वानों को लाकर विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया। राष्ट्रीय आंदोलन में इस विश्वविद्यालय ने बड़ा सहयोग दिया है। सन 1882 और 1902 ईस्वी की अवधि में भारतीय स्त्रियों की प्राथमिक शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई। भारतीय लोग माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक और उपयोगी समझने लगे थे। इस परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे, वैरम जी मलाबारी तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान एवं समाज सुधारकों को है। इन लोगों ने कन्या पाठशालाओं के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया और इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप बहुत से गैर सरकारी बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। सन 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग के सुझावों के फलस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा को काफी प्रोत्साहन मिला, परंतु फिर भी यह कम था और हिंदू लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। व्यावसायिक शिक्षा सन 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष बल देने की तीव्र आलोचना की थी और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में भी अनेक सुझाव दिए थे। सरकार ने इन सुझावों को आंशिक रूप में मान भी लिया था। कानून की शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के पश्चात अगले 20 वर्षों में भारतीयों का झुकाव शिक्षा की ओर अधिक बढ़ चला। सन 1901 से 1902 ईस्वी में कानून की शिक्षा सम्मिलित रूप से विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग तथा उच्च न्यायालय के हाथ में थी। कानून के स्कूल और कॉलेज शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में थे। विश्वविद्यालय उनके पाठ्यक्रम निर्धारित करते थे और उच्चतम न्यायालय कानून के व्यवसाय में प्रयोग करने के नियम निर्धारित करता था। कानूनी संस्थाएं 3 प्रकार की थीं। 1. कला और विज्ञान कॉलेजों से संबंधित कानून की कक्षाएं, 2. कानून के कॉलेज और 3. कानून के स्कूल। मद्रास में एक कानून कॉलेज संचालित था और पंजाब में भी एक ऐसी ही संस्था संचालित थी। बंबई में राजकीय कानून कॉलेज था। इस कॉलेज में सायंकाल कक्षाएं लगती थी। बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे कॉलेजों का सर्वथा अभाव था, परंतु कला और विज्ञान के कॉलेज कानून विभाग खोल सकते थे।
आसाम में कानून की 4 कक्षाएं थी जो बाहरी हाई स्कूलों से संबंधित थी और कानून की परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करती थी। चिकित्सा शिक्षा सन 1901 से 1902 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, बंबई और लाहौर 4 चिकित्सा कॉलेजों के अतिरिक्त अन्य कई स्कूल भी संचालित थे। भारत में पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली प्रारंभ करने के समय सामाजिक और धार्मिक कारणों से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, परंतु इस समय तक ये कठिनाइयां दूर हो चुकी थी। अब पुरुष तो चिकित्सा की ओर झुकने लगे थे, परंतु स्त्रियां अब भी उदासीन थी। इंजीनियरिंग की शिक्षा चिकित्सा की भांति इंजीनियरिंग की शिक्षा में संतोषजनक प्रगति हुई। सन 1901 से 1902 ईस्वी में रुड़की, शिवपुर, पूना और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित थे। इसके अतिरिक्त कई इंजीनियरिंग स्कूल थे जिनमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कृषि शिक्षा सर्वप्रथम आयोग ने सरकार के सामने ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था, परंतु सरकार ने उस पर ध्यान न दिया। अंत में सन 1886 ईस्वी में डावोल्कर, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के एग्रीकल्चरल कैमिस्ट थे, भारत की कृषि दशा की जांच कर सरकार के समक्ष सुझाव रखने के लिए नियुक्त किए गए। सन 1860 ईस्वी में प्रांतीय सरकारों का एक अधिवेशन हुआ और उसमें कृषि संबंधी प्रश्नों पर विचार किया गया तथा उसके विकास के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। सन 1901 से 1902 ईस्वी में भारतवर्ष में केवल 5 कृषि कॉलेज थे। ये संस्थाएं पूना, शिवपुर, सैदपेट, मद्रास, कानपुर और नागपुर में थी। पशु चिकित्सा सन 1901 से 1902 ईस्वी में पशु चिकित्सा की शिक्षा प्रदान करने के लिए 3 कॉलेज और 1 स्कूल था। बंबई, बंगाल तथा लाहौर में कॉलेज और अजमेर में स्कूल था। इन संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की यौगिक संख्या 301 थी। पशु चिकित्सा के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 220 छात्र मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या केवल 81 थी। वन विज्ञान सन 1901 से 1902 ईस्वी में वन विज्ञान की शिक्षा देने वाले केवल 2 स्कूल थे। अतः स्पष्ट है कि इस दिशा में सरकार उदासीन रही। कला तथा वाणिज्य शिक्षा इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। सन 1896 ईस्वी में कलकत्ता के 8 स्कूल का पुनर्संगठन हुआ। सन 1901 से 1902 ईस्वी में 8 स्कूलों की संख्या केवल 4 थी। वाणिज्य की शिक्षा में कोई संतोषजनक उन्नति न हुई। वाणिज्य शिक्षा के लिए संपूर्ण भारत में केवल बंबई में एक संस्था थी, परंतु वह भी केवल वाणिज्य व्यापार के लिए न थी। इस संस्था के अतिरिक्त वाणिज्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 स्कूल भी थे, जिनमें किसी प्रकार से इसकी शिक्षा प्रदान की जाती थी। टेक्निकल और औद्योगिक शिक्षा अकाल आयोग ने सन 1877 ईस्वी में भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, परंतु सरकार चुप रही। भारतीयों को सरकार की इस नीति से बड़ा असंतोष था। वे सोचते थे कि औद्योगिक शिक्षा के बिना जीविका चलाने में बड़ी कठिनाई होती है, अतः इस शिक्षा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। सन 1885 ईस्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हो चुका था। देश के बड़े बड़े विद्वानों ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में सन 1887 ईस्वी में यह प्रस्ताव पास किया कि देश को आर्थिक दशा सुधारने के लिए टेक्निकल शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, परंतु दुर्भाग्यवश सरकार ने इधर कोई ध्यान न दिया, अतः इसकी प्रगति बड़ी मंद रही। सन 1901 से 1902 ईस्वी में भारतवर्ष भर में केवल 800 स्कूल ऐसे थे जिनमें टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा विभाग की सेवा में सुधार सन 1882 ईस्वी में आयोग ने शिक्षा विभाग के दोषों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, परंतु वे कार्य रूप में परिणत न हो सकीं और शिक्षा विभाग की दशा ज्यों को त्यों बनी रही।
ऐसी दशा देखकर सन 1886 ईस्वी में इन दोषों को दूर करने के लिए लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग में निम्न सुझाव दिए, जिनमें पहला, शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति इंग्लैंड से की जाए। दूसरा, उच्च सेवाओं की क्रमबद्ध श्रेणी समाप्त कर दी जाए। सुझावों के अनुसार भारत सचिव ने सन 1866 ईस्वी में यह आज्ञा दी कि शिक्षा विभाग में 2 प्रकार की सेवाएं कर दी जाए, श्रेष्ठ सेवा और सहायक सेवा। श्रेष्ठ सेवा भारतीय सेवा और प्रांतीय सेवा में विभाजित कर दी जाए। प्रांतीय सेवा की नियुक्तियां तो भारत में हो सकती है, परंतु भारतीय सेवा की नियुक्तियां इंग्लैंड में ही होनी चाहिए। प्रोफेसर, इंस्पेक्टर, सहायक एवं संयुक्त इंस्पेक्टर के पद प्रांतीय सेवा में ही रहेंगे। भारतीय सेवा के व्यक्तियों का वेतन 500 रुपए से प्रारंभ होना चाहिए और फिर 550 से 1000 अंतिम ग्रेड होना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष योग्यता वाला है तो उसे अधिक वेतन भी दिया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा सन 1882 ईस्वी तक भारतीय विद्यालयों की धार्मिक स्थिति बड़ी विकट हो चली थी। अतः आयोग के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ और आयोग ने निर्भीकता पूर्वक बताया कि राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, परंतु गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को स्कूलों की दशा और प्रबंधकों की इच्छा पर छोड़ दिया। अब धर्म प्रचारकों को अपने धर्म प्रचार का स्वावसर प्राप्त हुआ, परंतु आयोग ने यह भी सोचा कि इससे भारतीयों में असंतोष की लहर फैलने की आशंका है। पिछड़ी जातियों की शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग ने पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों के लिए राजकीय विद्यालयों के द्वार खोल दिए थे और अब इन विद्यालयों में हरिजन छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी। परंतु दुर्भाग्यवश इन विद्यालयों में इनके साथ असंतोषजनक व्यवहार किया जाता था। आयोग ने इनके लिए विशिष्ट स्कूलों के निर्माण की सिफारिश की थी। ऐसे स्कूलों का निर्माण पर्याप्त संख्या में हो रहा था। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं ने समाज सुधार के आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। अब पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों में एक नई लहर दौड़ गई। भारतीय समाज सुधार आंदोलन छुआछूत को बिल्कुल मिटा देना चाहता था। जिस समय हरिजनों के सुधार के लिए भारतीय संस्थाएं प्रयत्नशील थी, उसी समय भाग्यवश शिक्षा विभागों ने भी उनके प्रति उदारता दिखाई और हरिजनों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। शिक्षा विभाग की उदारता के कारण कई प्रांतों में हरिजनों की शिक्षा काफी विकसित हुई। मद्रास सरकार ने सन 1893 ईस्वी में हरिजनों की शिक्षा के लिए कई नियम बनाए और उन्हें कार्यान्वित किया। इसके अतिरिक्त मद्रास में हरिजन शिक्षकों के लिए दीक्षा विद्यालय का भी निर्माण हुआ। मित्रों, सीरीज का उद्देश्य आम भारतीय को भारतीय शिक्षा के इतिहास से रूबरू कराना है। विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में ध्यान दिया गया है। यदि किसी के पास अतिरिक्त ज्ञान है या वो किसी तथ्य से असहमत हैं, तो हम उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान का सागर अथाह है, पर कोशिश रहती है कि संतोषजनक कार्य हो। भारतीय शिक्षा के इतिहास से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।